अखंड भारत। इस शब्द में अखंड का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अब भारत अपने ऐतिहासिक स्वरूप में नहीं है। इसके कई भाग जो किसी जमाने में भारत के ही हिस्से थे वे अब बिखर चुके हैं और अलग देश बन गए हैं। जम्बू द्वीप, अखंड भारत, आर्यावर्त, हम अक्सर ये नाम सुनते हैं लेकिन कभी भी इसके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते। क्या है जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, अखंड भारत और इनके पीछे का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हरी और एक बार फिर उपस्थित हूं एक नई वीडियो लेकर। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मान्यताएं, पुराण, ग्रंथ सब ये बताते हैं कि धरती के पहले पुरुष स्वयंभू मनु और पहली महिला शत्रुपा थी जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे और सब मानव इन्हीं की संतान है। मनु के कारण ही इंसानों को मानव या मनुष्य कहा जाता है। इनके समय 7 द्वीपों के नाम मिलते हैं: जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, शाक, पुष्कर और क्रौंच। इन 7 द्वीपों में से सबसे ज्यादा आबादी जम्बू द्वीप पर रहती थी और बाकी द्वीपों पर बहुत कम आबादी थी। जम्बू द्वीप इन 7 द्वीपों के बीचों बीच स्थित है। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम था प्रियव्रत, जो मनु के बाद पूरी धरती के राजा बने। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे जिनमें से 3 ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था और बाकी 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने 7 द्वीपों में से एक एक द्वीप सौंपकर उन्हें वहां का राजपाट सौंप दिया था, जिसमें जम्बू द्वीप अग्निद्र को मिला, जहां 9 अलग अलग क्षेत्र थे। 9 क्षेत्रों को अग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों में बांट दिया था। इनके नाम इलाव्रत, भाद्रस्व, किमपुरुष, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्मय और नाभि, जिसे हम भारत कहते हैं। यह उन्हीं के नाम पर है जिन्हें यह क्षेत्र मिला था, यानी नाभि। नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर ही इस विशाल क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा और फिर बाद में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंट गया। इन्हीं 16 महाजनपदों से मिलकर एक भारतवर्ष बनता है जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। यानी अखंड भारत का नाम भारतवर्ष है जो आज कई भागों में बटा है। पहले समस्त जम्बू द्वीप पर हिंदुओं का शासन हुआ करता था। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। धीरे धीरे शासन घटकर केवल भारतवर्ष पर रह गया था। बाद में कुरु और पुरु की लड़ाई और मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ इतना हिंदुस्तान दिखता है, जम्बू द्वीप, जिसमें इतना बड़ा क्षेत्रफल था। इसके बाद भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाद हिंदुस्तान। इस बदलते नाम की तरह भारत का क्षेत्रफल भी घटता चला गया। जम्बू द्वीप लगभग पूरा एशिया कहलाता था और भारतवर्ष में दक्षिण एशिया के लगभग समस्त देश आते थे। आर्यावर्त, जिसके बारे में बहुत से भ्रम है, लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं, लेकिन आर्यावर्त के बारे में सबसे शुरू में जो जानकारी मिलती है वो है काबुल की कुंभा नदी से। गंगा नदी और उसके आसपास का क्षेत्र आर्यावर्त था। आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। चूंकि इसी स्थान पर आर्यों का विकास हुआ था। वेद और महाभारत में आर्यावर्त के बारे में जो बताया गया है वो सबसे प्राचीन है। इसके अलावा जिन ग्रंथों में बताया गया है उनमें भ्रम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यावर्त की सीमा समय के साथ कम होती चली गई या बदलती गई। इसलिए सत्य वही है जो सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन ये है कि आर्यावर्त ऐसे लोगों का स्थान है जो श्रेष्ठ है, यानी जो सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोगों को आर्य कहा गया है। हमारे यहाँ स्त्री उस समय अपने पति को भी आर्य कहती थी क्योंकि वो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ था। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा गया और आर्यावर्त को श्रेष्ठ लोगों की भूमि। किंतु भारत में ही ऐसे लोग भी थे जो श्रेष्ठ नहीं थे, यानी जो निम्न थे। कहने का मतलब यह है कि जो उस लेवल पर सोच नहीं सकते थे। यहीं से जातिवाद भी धीरे धीरे शुरू होता चला गया। शुरू में जहाँ लोगों को उनके गुणों को देखकर उनकी जाति निर्धारित की जाती थी, परंतु बाद में यह पिता के आधार पर देखा जाने लगा और लोग एक दूसरे में भेद करने लगे। बहुत से लोग मानते हैं कि अखंड भारत ही आर्यावर्त था, जो भारत का पुराना नाम था। हालांकि भारतवर्ष का एक नाम आर्यावर्त भी है, लेकिन आर्यावर्त भारतवर्ष का एक हिस्सा था। आपने अक्सर पुजारी को पूजा में एक श्लोक बोलते हुए सुना होगा, जिसमें पुजारी जम्बू द्वीपे, भारत खंडे और भारतवर्ष जैसे नामों के साथ हमारे निवास स्थान का नाम भी लेते हैं। यही विधि सदियों से चली आ रही है, जहां जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड, भारतवर्ष और इन्हीं के अंदर आर्यावर्त आता था। और कुछ श्लोकों में आर्यावर्त के बाद ब्रह्मावर्तक भी नाम मिलता है। हमारे पूर्वज हमारे पीछे हमारे लिए एक गौरवशाली इतिहास रचकर गए हैं, जिस इतिहास को नष्ट करने की कई नाकाम कोशिशें की गई,
संभव है कि जहाँ तक इतिहास स्पष्ट रूप से नजर आता है, केवल उस इतिहास को उन्होंने लिखा और जिस इतिहास को हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा उसे उन्होंने ग्रंथ, महाकाव्य और अलग अलग नाम दे दिया। या कह सकते हैं हमें उनसे गुमराह किया गया। भारत कई सालों तक विदेशियों का गुलाम रहा। ऐसे विदेशी जो उनके धर्मों को छोड़कर किसी धर्म का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने भारत के इतिहास को नष्ट किया और हमारी धरोहरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उम्मीद है आपको मैंने जो बताया वो समझ आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।